नमस्ते। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पट्टी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं पट्टी विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ और जुझारू नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव जी। आपको इनके बारे में हम थोड़ा और संक्षिप्त में बताएं, इससे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव युवा जन सभा रहे हैं। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि राजनीतिक जीवन में आपका आगमन कैसे हुआ और अब तक आपकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं 2007 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके जब वापस अपने क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। और उस समय जिस समय मैं आया था, मैं उसी समय अपना विद्यालय भी खोलना चाह रहा था और विद्यालय की नींव रख चुका था। और उस समय जब मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखा और मुझे महसूस हुआ मुझे क्षेत्र में सामाजिक रूप से सक्रिय होना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सामाजिकता थोड़ा सा बढ़ाई, सामाजिक दायरे को बढ़ाया, सामाजिक काम को बढ़ाया और धीरे धीरे मैं लोगों के संपर्क में आता गया और लोग मुझसे कहे कि बेटा तुम कुछ और करो और कहीं न कहीं एक आध दो राजनीतिक व्यक्तियों से मिलो और जिससे तुम्हारी विचारधारा मिलती है उसमें जुड़ो और काम करो, ये तुम्हारे लिए और अपने क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। तब वही मैं राजनीति से शुरुआत की। आपने कहा कि अपने विचारधारा के लोगों से मिलो। समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलना, समाजवादी पार्टी विचारधारा को समझना, ये एक यादव होने के नाते गया या विचारधारा लोहिया की विचारधारा से कुछ प्रभावित थे? माननीय जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मैं आपको बता दूं, ये जो समाजवादी विचारधारा है ये माननीय किसी यादव की विचारधारा नहीं है। आपको बता दें, लोग भले यादव का यहाँ जो है जिक्र करें या कहीं न कहीं आरोप लगाएं, ये हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसके जो फाउंडर रहे, जिनकी विचारधारा पर आज हमारी पार्टी जो है आगे बढ़ रही है, वो चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हों, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हों, चाहे लोहिया रहे हों, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों, जिनको हम लोग छोटे लोहिया कहते थे, वो कोई भी यादव नहीं था। ये लोगों की एक सोच है और कहीं न कहीं एक भावना है जिसको मतलब ऐसा कह करके कि यादव की पार्टी है, यादव होने के नाते ऐसा कोई मामला नहीं है। ये कहिए कि यहाँ सार्वजनिक मतलब सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का हित है और इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ यादव की बात नहीं है। आपने एक बात और कही कि क्षेत्र में विकास का अभाव देखकर आपके क्षेत्र से माननीय विधायक हैं राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, क्षेत्र के लोग उनको विकास पुरुष के रूप में देखते हैं और आपने ये कहा कि क्षेत्र में विकास का अभाव है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जोड़ते हैं कि वो जो लोग उनको विकास पुरुष कहते हैं वो कहना गलत है या यहाँ विकास हुआ ही नहीं? बिल्कुल, हम आपकी बात का उत्तर देंगे। केवल उनके लोग उनको विकास पुरुष कह सकते हैं, बाकी लोग नहीं कह सकते हैं। उसके पीछे का आपको लॉजिक बता दें। आज उत्तर प्रदेश के इस 22 करोड़ की आबादी के इस सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और एक महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, लेकिन जब आप उनके कामों को आप देखेंगे तो आपको भी कहीं न कहीं घृणा होगी। उनके जो काम हैं, उनकी जहां स्वजाति समुदाय का कोई एक भी घर होगा तो वो भी पक्के जो है सड़क से जुड़ा हुआ होगा। अगर उसके हाथे में नल का गड़ा होगा तो पीछे पिछवाड़े भी गड़ा होगा और दरवाजे पर भी गड़ा होगा। और यहाँ तक इस सरकार की बात बताएं, इस जो वर्तमान समय का जो इनका कार्यकाल रहा है, सड़कें जो जहाँ सड़कों का अभाव था, जहाँ दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, जहाँ बहुत सारे लोग जो है आज तक सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनके यहाँ शादियाँ आज भी मजबूरी में वही गर्मियों में करते हैं कि धान कटेगा, गेहूं कटेगा तो हमारी गाड़ियाँ हमारे दरवाजे तक आ पाएंगी, तब शादियाँ करते हैं। लेकिन आज की डेट में दर्जनों ऐसे हमारे यहीं अगल बगल के हैं जिनके जो है जहाँ सड़क बननी चाहिए उनके दरवाजे जो है इंटरलॉकिंग बिछ गए। तो आप कैसे कह सकते हैं वो विकास पुरुष है? वो अपनों के लिए हो सकते हैं, केवल स्वजाति लोगों के लिए हो सकते हैं और यहाँ किसी के लिए वो विकास पुरुष नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसका उदाहरण मैं अगल बगल यही दिखा सकता हूँ। रोड बनना चाहिए, सड़क इंटरलॉकिंग सड़क के लिए होनी चाहिए, लेकिन आज ये इंटरलॉकिंग दरवाजे पे हो रही है। दर्जनों ऐसे
गांव मतलब दर्जनों ऐसे घर हैं जिनके घरों पर दरवाजे पर जो है इंटरलॉकिंग हो गई है। पास हुआ पैसा जो है रोड के नाम पे, लेकिन वो इंटरलॉकिंग बिछी किसी दरवाजे, व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर। आपने स्वजातीयता की बात की। जी। प्रदेश सरकार ये कहती है कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, क्या वो जाति देखकर राशन दे रहे हैं? आवास वो देने की, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास की वो बात करते हैं, उन्होंने लगातार, उनका कहना है, वो सदन में कहते हैं कि हम लगातार हर जाति के पास ही पहुंचा रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रति क्षेत्र में जाति देखकर काम होता है या प्रदेश सरकार जाति देखकर काम करती है। बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज है। आप ये जो राशन की बात करते हैं, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले सरकारों में राशन नहीं मिलता था? हमेशा राशन मिला है। राशन को केवल इन्होंने एक प्रोपोगंडा मशीन की, इनकी जो प्रचलन, एक प्रोपोगंडा मशीन की तरफ इसका दुष्प्रचार करना चाहते हैं। अब ये क्यों नहीं कहते हैं जो यूरिया 50 किलो की बोरी में आता था वो 45 किलो हो गया, उस यूरिया का दाम बढ़ गया, वही पैसा। और आप महंगाई को देख लीजिए, महंगाई जो पहले जो है गैस सिलेंडर 450 में होती थी, तो यही इनके नेता कहते थे महंगाई डायन मार डाल रही है। और जब कांग्रेस की सरकार, हालांकि वो हमारी सरकार, हमारी पार्टी नहीं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार में $120 प्रति बैरल कच्चा तेल हुआ करता था, तो यही मनमोहन सरकार जब 67 से 70 रुपए के बीच में जो है पेट्रोल बेचती थी, तो कहते थे कि जो है आपको 35 रुपये में पेट्रोल दिलवाएंगे। और आज 45 से $50 प्रति बैरल कच्चा तेल है और आज 120 रुपये तक तेल बिका। सरसों के तेल की स्थिति देख लीजिए। आज आप समझिए, किसान क्या, नौजवान क्या, छात्र क्या, गरीब क्या, किसी के थाले में जो है 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो पा रही है। ये राशन दे करके केवल लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, राशन के नाम पे वोट बटोरना चाहते हैं। जनता जाग चुकी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने थोड़ी देर पहले जनेश्वर में इसकी बात की। जनेश्वर में इस पार्क बनता है जी, सबसे बड़ा पार्क होता है आपके देश में, एशिया का सबसे बड़ा पार्क होता है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं जी। वो आरोप लगाते हैं कि गोमती रिवरफ्रंट और जनेश्वर में पार्क अयासी का अड्डा बना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा बेऔलाद हैं, उनको परिवार का दर्द नहीं पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कम से कम, हमारे जैसे नौजवान वहाँ सैकड़ों बार गए होंगे और वहाँ जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, शायद आपको एक पेड़ देखने को मिलता होगा, पीपल। और ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। रात और दिन दोनों में जो है अगर ऑक्सीजन कोई देता है तो पीपल देता है। तो सबसे ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगे हुए हैं। अब उस चीज़ को, उनकी वो निगाह है, उनकी वो सोच है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, वो उनकी सोच है केवल। अभी हाल ही के दिनों में सरकार के कुछ, मौजूदा सरकार के कुछ नेता, जिसमें खासतौर से मंत्री दारा सिंह चौहान जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, और आपकी पार्टी या पार्टी परिवार के मुख्य सदस्यों में से एक अपर्णा बिष्ट यादव जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं, आपकी पार्टी छोड़कर, समाजवादी पार्टी छोड़कर। अखिलेश यादव के भाई की पत्नी है वो। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य का आपकी पार्टी में आना आपकी पार्टी को मजबूत करता है, या अपर्णा यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू का पार्टी छोड़ देना पार्टी को कमजोर करता है? दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से हमारी पार्टी मजबूत हुई है। हमारी विचारधारा में इन्होंने विश्वास किया और उनके आने से उनके समाज के और उनकी विचारधारा के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हैं। ये हमारी मजबूती है। जहाँ तक अपर्णा बिष्ट के जाने का सवाल है, तो ये योगी जी की बहन है, और जब ये जो है गवर्नमेंट बनी थी तब भी जो है योगी जी की गायों को चारा खिलाना, योगी जी के साथ इनकी फ़ोटो वायरल होना, ये सामान्य बात थी। इनके जाने से रंच मात्र भी जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैंने सवाल जब पूछा तो मैंने पूरा नाम लिया, अपर्णा बिष्ट यादव, और आप जवाब देते हुए अपर्णा बिष्ट कहते हैं। तो क्या आप या आपकी पार्टी उनको परिवार का सदस्य नहीं मानती? देखिए, पार्टी और परिवार का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो है कहीं न कहीं विचारधारा की बात है। उनकी जो विचारधारा है वो शुरू से ही उनके साथ जुड़ी रही है, और वो जुड़ी होने का नतीजा था कि आज उनके साथ हैं।
और सही सही, चूंकि वो उसी परिवार से हैं इसलिए हम अपर्णा बिष्ट ही कहेंगे। कल लगभग 10-11 बजे आपके नेता एक ट्वीट करते हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक कर रखा गया है, जबकि इसी एयरपोर्ट से भी भाजपा के नेता उड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। इस प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए कारवां को देख करके, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को देख करके और समाजवादी पार्टी की जीत की ओर अग्रसर होने पर जो होते हुए पार्टी का जो जनाधार है उसको बढ़ते हुए देख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने ये कृत्य किया। ये बहुत ही निंदनीय है और ये कहीं न कहीं हमारे जैसे या हम जैसे लोगों से जो छोटी सोच रखने वाले लोग हैं उन सबको जो है सोचने के लिए मजबूर कर दिए कि जब एक राष्ट्रीय नेतृत्व के व्यक्ति को अगर ये रोक सकते हैं तो हम लोगों की क्या औकात है। तो इससे हमारे पूरे जो भी समाजवादी सोच रखने वाला व्यक्ति है वो और मजबूती से डोर टू डोर कैंपेन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। बात आपके नेता की हुई। आपके नेता का आगमन बीते कुछ महीने पहले पट्टी में रामकोला में होता है। आपके नेता के मंच पे आपको भी देखा जाता है। नेता ने क्या संदेश दिया पट्टी की राजनीति को लेकर के? पट्टी की राजनीति को लेकर के हमारे नेता ने हम लोगों को पहले भी आगाह करते रहे और उस दिन भी आगाह किए। मंच से भी उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अगर सर्वाधिक कहीं ज्यादती हुई है तो प्रतापगढ़ की जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा पट्टी क्षेत्र में हुई है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जिस आप विकास पुरुष की बात करते हैं उस विनाश पुरुष ने दर्जनों ऐसे प्रधानों जिन्होंने सामान्य रूप से अपना प्रधानी का कार्यकाल पूरा करना चाहते थे लेकिन उनको प्रधानी पर काम नहीं करने दिया गया। कम से कम हजारों नौजवानों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमा लगवाया गया। ऐसे जो है कम से कम 150 से 200 बच्चे जो कि दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ में रह करके पढ़ाई करते थे, जिनसे यहाँ का और यहाँ की सिचुएशन सा कोई वास्ता नहीं, उनके ऊपर तक का फर्जी मुकदमा लगवाया गया। तो हमको ये संदेश दिए कि आप लोग मिलजुल करके समाजवादी पार्टी का यहाँ विधायक बनाइए और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। आप इस जुल्म जाति से आपको निजात मिल जाएगी। आपने कहा कि मिलजुल करके समाजवादी पार्टी का विधायक बनाने का संदेश आपके नेता ने दिया। आपने ये बात अपने नेता से नहीं रखी कि मेहनत पट्टी में हम करते हैं और विधायक बांदा से आता है? नहीं, देखिए, विधायक बांदा से आए कहीं राजधानी से आए उसका मतलब नहीं है। वो हमारे सुख दुख में कितना खड़ा होता है मतलब ये होता है। हमारे सुख दुख में कहीं कोई ये नहीं कर सकता है कि किसी भी 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, हम आपको बता दें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सुख दुख में हमारा विधायक खड़ा न रहा हो। दूसरी बात, पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा 2012 से 2017 में कोई ये नहीं कर सकता किसी के खिलाफ कहीं फर्जी कोई एनसीआर तक दर्ज हो। अगर 2 भाई लड़के गए होंगे तो एक भाई को वो लड़ाने का काम ना कर करके बल्कि ये कहेंगे कि तुम लोग भाई हो, तुम लोग आपस में समझो, ये पुलिस थाने के चक्कर या अदालत के चक्कर में मत फंसो। तो ये हमारे नेता और हमारे विधायक की खासियत रही है। यहाँ जो है कहीं बाहरी का भीतरी का कोई ऑप्शन नहीं है। वो हमारा नेता है और हमारे सुख दुख में हमारे परिवार की तरह खड़ा रहता है। ये महत्वपूर्ण। नेता ने संदेश दिया आपको जी, नेता का संदेश आपने सुना। नेताजी बाहर आते हैं, पत्रकारों से रूबरू होते हैं, पत्रकार सवाल पूछते हैं राजा रघुराज प्रताप सिंह को लेकर के। आपके नेता पहचानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कौन राजा भैया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही प्रश्न आपने किया। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने माननीय नेता मुलायम सिंह के पीठ पे पैर रख करके कहीं न कहीं अपने जो है जो नाला था उसको पार किया। बहन मायावती उसको जो है उनकी औकात दिला दी थी। और जब समाजवादी पार्टी की बात आई, जहां समाजवादी पार्टी के साथ देने की बात आई, वहां ये अपने आप को किनारा कर लिए। जब आप हमारे नहीं तो हम आपके कैसे हो सकते हैं? आप हमारे जो है ना तो हमारा झंडा लगाए, ना तो हमारा जो है कहीं जो है सिंबल लिए, फिर भी आप निर्दलीय होते हुए भी हमने आपको सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया। उसके बाद भी आपने कहीं जो है समाजवादी पार्टी की सोच रखी। तो फिर हमारा नेता कैसे आपको
पहचाने कैसे। इसलिए हमारे नेता की एक सोच है कि हमारा कार्यकर्ता ही हमारा ये सब कुछ है, उसको हम नेता बनाएंगे। आपने कहा कि कैसे हमारा नेता पहचाने, आप अपने नेता को जननायक भी बताते हैं और अपनी ही कैबिनेट में मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति को जब आपके नेता नहीं पहचानते तो क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद आम कार्यकर्ताओं को पहचानेंगे? बात पहचानने की नहीं है, आपने प्रश्न को समझा नहीं। वो जब ये कहे कि आप राजा को जानते हैं तो उन्होंने कहा कि कौन सा राजा, काहे का राजा, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में हमने खूब प्रश्न समझा। पत्रकार भाइयों ने सीधा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर जैसे टिप्पणी की, उनका जवाब था कौन है ये। ना उन्होंने राजा शब्द यूज किया, ना उन्होंने कुछ और कहा, केवल एक शब्द में बार बार रखते रहे कौन है। अब मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आप राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को पहचानते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में जो है राजा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ लोकतंत्र में यहाँ जनता का जो है अधिकार है, जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करता है, जनता ही राजा बनाती है। यहाँ जनता राजा है, यहाँ कोई दूसरा राजा नहीं है। और जो जनता का बनाया हुआ राजा है उसको सब जानती है। और जहाँ अपने से कोई स्वघोषित राजा हो जाए तो वो कोई राजा नहीं होता। वीरेंद्र जी, आप युवा दल के नेता हैं, अध्यक्ष भी रहे, खुद भी युवा हैं और विद्यार्थियों का दर्द मुझे लगता है युवा होने के नाते आप समझते होंगे। एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर के तमाम आंदोलन इलाहाबाद में चल रहे हैं और वहाँ छात्रों के साथ मारपीट की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, कमरों से निकाल कर मारा जा रहा है, बंदूक के बटों से मारते हुए हमने देखा है स्क्रीन पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस घटना को, इस दृश्य को देख करके मन बहुत दुखी हो जाता है। अब आपको क्या बताएं, किसी भी परिवार का कोई भी जो बच्चा होता है वही उसका फ्यूचर होता है और हमारा जो युवा है ये हमारे देश का फ्यूचर है। अगर इस फ्यूचर पे कोई कुठाराघात करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है तो दुख जो है हृदय पे लगता है, मतलब हृदय से होता है दुख। और आपको बताएं, जो माँ बाप आज यहाँ जो है खेती किसानी का करके मजदूरी कर करके अपने बच्चे को, अपने भविष्य को इलाहाबाद जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजे हैं, अपने भविष्य को देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है कहीं न कहीं जो है कोई न कोई पद लेकर के वापस आएगा। जब उनको ज़बरदस्ती हॉस्टलों में उनके दरवाज़ों को तोड़ करके उनको बंदूक के बटों से मारते हुए दृश्य को देखते हैं तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है कि हमारी ये गूंगी बहरी सरकार को हो क्या गया है। ये बेऔलाद जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, आखिर इनको किसी के दुख का दर्द कब होगा। आज बात ये नहीं है कि ये मारे कैसे जा रहे हैं, बात ये है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे इस भविष्य को ये कुचलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इसी कोविड के दौरान आप समझिए कि सारी चीज़ें चल रही हैं सिवाय स्कूल और कॉलेज का। मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं कि आपको मुफ्त में राशन दे सकते हैं, मुफ्त में तेल दे सकते हैं, मुफ्त में सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुफ्त में शिक्षा देने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये मुफ्त में शिक्षा जिस दिन दे दिए तो शिक्षा सवाल खड़ी करती है और ये सवाल जो है सुनना नहीं पसंद करने वाले लोग हैं। इसलिए जनता जान चुकी है, इस बार इनको खदेड़ के छोड़ेगी। और आपको बताएं, जिन बच्चों को जो है ये लाठियां मारी गई हैं, ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। चूँकि उसमें बहुतेरे बच्चे ऐसे थे जिनसे कोई वास्ता नहीं था, न कहीं किसी धरने में गए थे, न कहीं किसी जो है झगड़े में गए थे, न कहीं कोई मामला नहीं था, लेकिन जबरदस्ती बस वही है, साड़ूस न जीता सड़वनी बर्दा छोड़ लिया हुआ। जो बच्चे वहां धरने पे थे, जिनका मामला था, उनसे कोई वास्ता नहीं, उनको जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा है। एक प्रकरण और बहुत उठता है प्रदेश की राजनीति में और खासकर छात्रों के बीच बड़ा आंदोलन का विषय रहता है, शिक्षक भर्ती मामला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती जिसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसने पूरे प्रदेश में एक प्रश्न खड़ा किया कि इसमें जो है जितना लाठियां खाई हैं, शायद हमें लगता है कि किसी भी अभी तक की जितनी भर्तियां होंगी, किसी भी भर्ती में अगर कोई भी कितनी भी गड़बड़ भर्ती नहीं होगी, कहीं कोई इस ढंग का कोई मामला नहीं रहा होगा। इसमें जो है पिछड़े वर्ग के लोगों का, एससी के लोगों का जो हक अधिकार था उसको भी खाने का काम यही सरकार के
में सरकार में बैठे हुए जो सचिव लोग हैं यही जो है किए हैं। अभी सचिव की एक बात आपको बताएं, सचिव ने एक जो है पेंशन का मुद्दा उठा दिया, तो आप उस सचिव के दिमागी हालत को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिव की दिमागी हालत क्या है। ये इन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन नहीं बल्कि नई पेंशन ठीक थी। जैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आती है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो ये अपने कर्मचारियों, जहां कर्मचारियों में इस बात को सुन करके खुशी की लहर दौड़ गई, उस खुशी को ये ना देख पाए बल्कि उसको बैलेंस बनाने के लिए इन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन नहीं बल्कि नई पेंशन ठीक है। तो मैं माननीय सचिव साहब आपसे कहना चाहता हूं इसके माध्यम से कि आप नई पेंशन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप नई पेंशन ले लीजिए, लेकिन एक चीज और आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है, आप उस पद का दुरुपयोग मत करिए और ऐसी भाषा मत बोलिए, क्योंकि ये आचार संहिता का कहीं न कहीं उल्लंघन है। वर्ष था 2004 का, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? माननीय नेताजी। ठीक कहा आपने, माननीय नेताजी। पुरानी पेंशन रुकती उसी समय है, रोकेंगे आज और लाएंगे आज, इसके बारे में आप क्या कहें? यही तो विडंबना है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। हमारे पूरे भारतवर्ष में 3 बार जो है भारत के लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। पहली पूर्ण बहुमत की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को दिया है 2005 में, जिसमें जो है इन्होंने पेंशन बंद किया। नेताजी की पेंशन नहीं बंद किए, ये पेंशन बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने किया। 2014 में जैसे ही जो है माननीय मोदी जी जो है गद्दी पर बैठते हैं, सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि है उसको रोकने का काम करते हैं। और आज जब जो तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, तो आज जब आप जो है आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आंकड़े में जब पहला वेतन वृद्धि हुआ था, हम आपको बताना चाहेंगे, एक पहला वेतन आयोग जो 1947 में जो वृद्धि हुई थी 40% वृद्धि हुई थी। दूसरी जो है वेतन आयोग में जो वृद्धि हुई थी तो 50% वृद्धि हुई थी। तीसरा वेतन आयोग 1973 में हुआ था जिसमें 25% वृद्धि हुई थी। चौथा वेतन आयोग 1986 में आया था जिसमें 40% वृद्धि हुई थी। पांचवा वेतन आयोग 1997 में आया था जिसमें 35% वृद्धि हुई थी। और छठा वेतन आयोग 2006 में आया था जिसमें 40% वृद्धि हुई थी। और सातवां वेतन आयोग 2018 में आया और इसमें वृद्धि कितना होती है, मात्र 14%। ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। इस बार कर्मचारी भी पूरी तरह से मूड बना लिया है, इस सरकार को हटा के ही दम लेगा। तो मतलब अगर इस बार सरकार आती है तो आप लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए बिल्कुल तैयार? बिल्कुल पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी। और आपको और भी बता दें, ये चाहे वो शिक्षा मित्रों का दर्द रहा हो, चाहे वित्तविहीन शिक्षकों का दर्द रहा हो, आपने वो बयान भी देखा होगा जिस समय जो है हमारे इसी वित्तविहीन शिक्षक की जो महिला शिक्षिका बहनें थी लखनऊ में विधानसभा के सामने सर मुड़ा रही थी, तो यही योगी जी, भगवान जाने इनको कौन योगी का दर्जा दे दिया, जब सर मुड़ा रही थी अपने उस मानदेय को पाने के लिए, जिसको पूर्व सरकार अखिलेश यादव ने 1000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया था, उसको भी इन्होंने जब खत्म कर दिया। उस मानदेय की मांग को लेकर के जब वो विधानसभा के सामने आती हैं और ये नहीं मानते हैं 1 महीने तक, उन्होंने फिर सर मुड़ाने का जब प्रयास किया और मुड़वाया भी लोगों ने। हमारी महिला शिक्षकें जब सर मुड़वा रही थी, यही योगी जी बयान दिए कि इनका जरूर कोई पूर्व जन्म का पाप रहा होगा। अरे योगी जी, आप किसी महिला का दर्द कैसे जानेंगे? और ऐसा बयान दे करके कहीं न कहीं आप महिला विरोधी भी होने का आपके ऊपर एक बहुत तगड़ा आरोप भी लगता है और कहीं न कहीं आप महिला विरोधी हैं भी। इसका एक पुख्ता सबूत, जब हाथरस की उस दलित बेटी की हत्या होती है बलात्कार के बाद, आधी रात को मिट्टी का तेल डाल करके जलवाने का काम यही जो है योगी जी ने किया था। योगी जी का आपने हाथरस की चर्चा की, हाथरस के प्रकरण पर जब पत्रकार भाई हमारे सवाल करते हैं, पत्रकार हम सवाल करते हैं, तो योगी जी ये सफाई देते हैं कि उस डेड बॉडी
उस मीडिया की 100 के आड़ में पूरा विपक्ष एक दंगे की साजिश रच रहा होता है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, योगी जी कहते तो हैं विपक्ष जो है कहीं न कहीं साजिश रच रहा है, लेकिन योगी जी हर समय हिंदुत्व की बात करते हैं। और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में दिन बैठने के बाद जो है दाह संस्कार नहीं किया जाता है। और आधी रात को कोई जो है डीएम मिट्टी के तेल डाल करके, और उस समय हम आपको बताएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस डीएम को फोन करके बताए कि उसके परिवार के साथ जो होना था हो गया, कम से कम उसके परिवार की आखिर इच्छा तो पूरी होने दो। नहीं, उसमें योगी जी ने ये भी जोड़ा था कि परिवार को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही अंतिम संस्कार किया गया था। तो परिवार में कॉन्फिडेंस लेने के बाद कोई मिट्टी के तेल डाल के जो है करता है, कोई आधी रात को जलाता है? ऐसा कहाँ का जो है न्याय है? और कहाँ हमारे किन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात को 12 बजे और मिट्टी के तेल को डाल करके, और वो भी बिना किसी को वहाँ जो है, अगर कोई पत्रकार, कोई जो है मोबाइलधारी, कोई अगर वीडियो बनाने की कोशिश किया तो उसको डांट के भगाया गया, मार के भगाया गया? ये कहाँ का न्याय था? चलिए, आपने ये बात की, अब क्षेत्रीय तौर पर लौटते हैं, बात करते हैं आसपुर देवसरा की। आप आसपुर देवसरा में एक्टिव रहते हैं, पूरी पट्टी विधानसभा में एक्टिव रहते हैं, चुनाव का माहौल है, तो इस चुनावी माहौल में आसपुर देवसरा का क्या माहौल है, किधर जा रही है आसपुर देवसरा की जनता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आसपुर देवसरा की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक माननीय राम सिंह पटेल को अपना बहुमूल्य मत दे करके यहाँ से सदन में भेजने का काम करेगी, और जो अधूरे काम 2012 से 17 में नहीं हो पाए थे उन कामों को करवाने जा रहे हैं। 2020-21 में कोविड के कारण 20 में नहीं हो पाया, 21 में पंचायत चुनाव होता है। पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधि यानी क्या कहते हैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक प्रकरण होता है जिसमें लगभग 162 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज होता है और 200 लोगों के अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। ये पूरा प्रकरण क्या था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसको जरा हमको समझाइए। ये प्रकरण पूरा फर्जी था, ये सरकार की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था। इस पंचायत चुनाव में जो प्रमुखी का चुनाव चल रहा था, जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे बीडीसी बंधु, उनको ज़बरदस्ती कैच करके कहीं दूसरी जगह उनको बंद कर दिया गया। उनके नाम पे फर्जी लोग आकर के मतदान किए और पुलिस के द्वारा जो है फर्जी ढंग से इस ढंग का उपद्रव किया गया। उसमें हो सकता है 2-4 लोग उपद्रवी रहे भी हों, लेकिन जितने लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा हुआ है उसमें से हम दावे के साथ कह सकते हैं 100 ऐसे लोग थे जो नामजद हैं, वो न तो वहाँ घटना स्थल पे मौजूद थे, न तो उनसे घटना से कोई लेना देना था। ये सरकार का और शासन का और यहाँ के मंत्री का कहीं न कहीं अपने उस पद का, अपने उस ताकत का दुरुपयोग है जिसको नहीं करना चाहिए। और पंचायत चुनाव को लेकर के हम आपको और भी चीज़ें बता दें। इसी पंचायत चुनाव में जिस जगह आप हैं, मेरा एक जो है मेरे ही ग्राम पंचायत का एक मनभवती सरोज पत्नी राहुल पासी, जो कि 3 बार जीतता है, यही जो है कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, जिसका बाप भी नहीं है राहुल पासी का, उस कहीं न कहीं एक तरह से अनाथ बेटे का, उस बहू का जो है प्रमाण पत्र छीन करके दूसरे को देने का काम करते हैं। और दर्जनों ऐसे गांव जिनके गांव के प्रधान वोटर लिस्ट से उनका नाम कटवाने का काम करते हैं। ये जुल्म ज्यादती इनकी जो है शुरू से 2017 से लेकर के 2021 तक पूर्ण रूप से चली है। अब लास्ट में हम आपको इतना बताएं, जो इनको गंधाते थे आज उनके डोर टू डोर कैंपेन में जाते हैं, अब आज उनको महक भी रहे हैं। इनकी एक वो है कि ये 4.5 साल मार के आपका गाल लाल कर दिए और आज ये कहने बताने के लिए आ रहे हैं कि आपका गाल लाल नहीं बल्कि आपका गाल गोरा हो गया है। आपने पट्टी की बात की, पट्टी की राजनीति की बात की। आप दमखम भर रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, दमखम उधर से भी भरा जाता है, हर बार बदलाव होगा
और देखा जाता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो मार्जिन 100, 200, 500 तक ही रहता है, इसका क्या कारण है? इस बार जो है मार्जिन 200-500 कारण नहीं बनेगा, 200-500 नहीं मार्जिन रहेगा। इस बार जो है मार्जिन 30,000 प्लस रहेगा। इस बार मार्जिन 30,000 प्लस रहेगा, तो इसके लिए आप आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं। इस यहाँ की जनता जो है इस बार चुनाव लड़ रही है। यहाँ न कोई नेता चुनाव लड़ रहा है, न कोई जो है पदाधिकारी चुनाव लड़ रहा है। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ की समस्या चुनाव लड़ रही है, यहाँ के जो भुक्तभोगी व्यक्ति हैं उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है। इसलिए आश्वस्त हैं कि इस बार जो है चुनाव 30,000 प्लस से समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत करके सदन में जाएगी।